ओके स्टूडेंट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो आज अपन स्टडी करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे अपने मेल में स्टडी किया था हार्मोनल रेगुलेशन, सेम वैसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा बेसिक इसका आउटलाइन देखिए। सबसे पहले कि हमारी बॉडी में सीएनएस जो है उसका एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ओके, hypothalamus, you have very well know hypothalamus known as master of master gland। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगी बच्चों? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनाती है, यानी जीएनआरएच बनाती है। ओके, ये जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये किसने बनाया बच्चों? हाइपोथैलेमस ने। ओके, अब ये जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर एक्टिव करेंगे। ओके, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो गोनेडोट्रोपिन्स बनाएगी। क्या बनाएगी? गोनेडोट्रोपिन्स। और ये जो गोनेडोट्रोपिन है ये दो तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक एफएसएच और एक एलएच। ओके, तो अब यहां तक का काम दोबारा देखो। हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया? जीएनआरएच। ओके, जीएनआरएच फर्दर एक्टिव टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज टू गोनेडोट्रोपिन्स। okay. One is FSH, follicle stimulating hormone, okay, and LH is luteinizing hormone। ओके, सिंपल वे में समझिए कि जो FSH है वो ओवरी में जाएगा और ओवरी में जाकर ये फॉलिकल को डेवलप करेगा और फॉलिकल जैसे डेवलप होगा तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा। ओके, तो जो फॉलिकल जो है उसकी जो लाइनिंग होती है, एपिथेलियम लाइनिंग, जो मैंने आपको बताया था, वही एस्ट्रोजन बनाती है। यानी एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन ओवरी में कौन करता है? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है बाय फॉलिक्यूलर लाइनिंग या फॉलिक्यूलर सेल्स, कर लीजिए ना आप ये चीज। ओके, तो एफएसएच जो है वो जाकर फॉलिक्यूलर सेल्स को एक्टिव करेगा। फॉलिक्यूलर सेल्स क्या बना देगी? एस्ट्रोजन बना देगी। ये पूरा समझ आया आपको? सेम इसी तरह देखिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या बनाया? एलएच। एलएच जो है वो ओवरी में ओव्यूलेशन करवा देगा और ओव्यूलेशन के बाद जो है वो स्ट्रक्चर बनेगी, वो क्या होगी? कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। दोबारा समझिए बच्चों कि एलएच जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर था ना, इसको क्या कर देगा? रप्चर कर देगा, यानी इसको ब्रेक कर देगा। इसको ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन, यानी सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या बनाता है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन बनाता है। इज दैट क्लियर? थोड़ा और समझिए बच्चों एक बेसिक बात कि एस्ट्रोजन जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव फीडबैक डालता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पर। दैट मीन्स एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों? एफएसएच और एलएच का सिंथेसिस स्टिम्युलेट करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, समझ आया? एस्ट्रोजन क्या डाल रहा है? दोबारा बताओ। पॉजिटिव फीडबैक। दैट मीन्स ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करता है। क्या बनाने के लिए? एफएसएच और एलएच बनाने के लिए। इसी तरह बच्चों प्रोजेस्टेरोन जो है वो नेगेटिव फीडबैक डालता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि बच्चों ये जो है सिंथेसिस को रोकेगा। किसके सिंथेसिस को रोकेगा? एफएसएच और एस्ट्रोजन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा ये। ओके, समझ आ रहा है एकदम अच्छे से? ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये तो एक बेसिक मैंने आउटलाइनिंग दिया आपको। अब हम क्या करते हैं कि सभी हार्मोन्स के फंक्शन देखते हैं कि हार्मोन क्या क्या रोल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं बेसिक कि एस्ट्रोजन का क्या क्या रोल है। तो आइए देखते हैं एस्ट्रोजन का क्या रोल है। एस्ट्रोजन का जो है फॉर्मेशन क्लियर है, कौन बनाता है? फॉलिकल की सेल्स बनाती हैं। और एस्ट्रोजन का सिंथेसिस इंड्यूस कौन करवाता है? एफएसएच। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखोगे कि एफएसएच स्टिम्युलेट करता है किसको बेटा? एस्ट्रोजन के सिंथेसिस को। ठीक है, बात समझ आ रही है एकदम अच्छे से? अब देखो ये आज आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि एफएसएच ने एस्ट्रोजन के सिंथेसिस को स्टिम्युलेट किया, लेकिन बेटा एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है किसका सिंथेसिस? एफएसएच का। उल्टा हो गया ना बेटा, जो इसको बना रहा है ये उसी के अगेंस्ट काम कर रहा है ना। लेकिन एस्ट्रोजन जो होता है बेटा वो इंक्रीज करता है सिंथेसिस किसका बेटा? एलएच का।
ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, शुरू में ये तीनों जो क्वेश्चन मैंने बताए, ठीक है ना। अब दोबारा थोड़ा रिवाइज करो। एफएसएच के बनने को स्टिमुलेट कौन करता है, सॉरी एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन को। यानी एफएसएच की वजह से क्या बनता है, एस्ट्रोजन। लेकिन एस्ट्रोजन किसके को डिक्रीज कर देता है, एफएसएच को, लेकिन इंक्रीज किसको कर देता है, एलएच को। इज दैट क्लियर। यानी दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया ना, समझ आया एकदम अच्छे से, और अपने की सिंथेसिस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके अलावा देखो कि एस्ट्रोजन जो है बेटा, इसके मेन फंक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों, ओवरी में तो फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा। ओवरी में क्या काम कर रहा है बच्चों, ये ओवरी में ये फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा रहा है, ठीक है, समझ आया एकदम अच्छे से। अच्छा, ये यूट्रस में क्या काम करता है वो भी देखिए। यूट्रस में क्या होता है बेटा, यूट्रस की मैंने लेयर बताई थी ना, एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस में क्या करता है बच्चों, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसका, उसके अंदर डिवीजन करवाता है, एंडोमेट्रियम का रीफॉर्मेशन करवाता है। आप ये समझिए, एंडोमेट्रियम का क्या करवा रहा है, रीफॉर्मेशन। इसके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ये एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करा रहा है, मतलब उसका फॉर्मेशन करवा रहा है। ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवा रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम की सेल्स लेयर ज़्यादा बनेगी तो एंडोमेट्रियम की क्या होगी, थिकनिंग होगी। समझ आए। तो एक ही बात है ये, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। तो ओवरी में फंक्शन समझ आ गया, यूट्रस में समझ आ गया। इसी तरह देखो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो बेटा जो मैंने बताया था ना, ब्रेस्ट ग्लैंड यानी मेमरी ग्लैंड जो फीमेल में होती हैं, उनमें ये लेक्टिफेरस डक्ट की ग्रोथ कराता है। लेक्टिफेरस डक्ट की भी ये क्या करवाता है, ग्रोथ कराता है, ठीक है, ये ब्रेस्ट ग्लैंड में है ना। इसी तरह बेटा जो एस्ट्रोजन है वो ओस्टियोसाइट, सॉरी ओस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिव करता है, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिव होगी तो बोन्स का फॉर्म ग्रोथ होगा, समझ आए। तो ये बोन के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जो बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाता है फीमेल के, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से ही बनते हैं। बताओ समझ आया एकदम अच्छे से। तो ये एस्ट्रोजन के मेन फंक्शन बच्चों मैंने आपको बताए हैं। इज दैट क्लियर, समझ आया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसी तरह प्रोजेस्ट्रॉन की। किसकी बात करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन की, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो क्या रोल करेगा, आइए वो बात डिस्कस करते हैं। तो यहीं पर मैं ले लेता हूँ प्रोजेस्ट्रॉन को, ओके। प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन देखते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है बच्चों वो सिंथेसिस कौन करता है, सबसे पहले बताओ जहाँ बस, कॉर्पस ल्यूटियम करता है, बताया था ना। और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब ग्राफियन फॉलिकल से जो ओव्यूल रिलीज हो जाता है उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है। तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम समझिए बच्चों। प्रोजेस्ट्रॉन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं पहले बताता हूँ। कहते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब पूछो ना बच्चों कैसे, कि प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, कि जो यूट्रस में ये अंदर जो मसल है उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिबिट कर देता है। तो अब अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सुन रहे हो बच्चों मेरी बात आप, अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर फीटस अच्छी तरह से इम्प्लांट रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन, कि ये क्या करता है बच्चों, प्रोजेस्ट्रॉन यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम का मैच्योरेशन करता है। अब दोनों बातों में फर्क है बच्चों, ध्यान रखिए। एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन अगर आपसे कोई पूछे तो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाया है किसने, एस्ट्रोजन ने। लेकिन एंडोमेट्रियम का मैच्योरेशन किसने कराया है, प्रोजेस्ट्रॉन ने। प्लीज ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा अच्छे से, है ना। मैच्योरेशन का मीन है बच्चों कि प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छे हो जाते हैं तो वो मैच्योर हो जाती है। और एंडोमेट्रियम मैच्योर रहेगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो फिर प्रेगनेंसी क्या रहेगी बच्चों, मेंटेन रहेगी। समझ आ गया। कुल मिला के मैं ये कह दे रहा हूँ कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। समझ आ गया एकदम अच्छे से, है ना, ठीक है। और देखो प्रोजेस्ट्रॉन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, कि ये जो है वो मिल्क ग्लैंड जो है, जो मिल्क का सिंथेसिस करती है, तो ये मिल्क ग्लैंड की ग्रोथ कराता है। इज दैट क्लियर। तो इससे
मिल्क का सिंथेसिस अच्छा होगा जो बच्चे के पोस्टनेटल डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे। बताओ बेसिक फंक्शन समझ आया आपको? ठीक है, तो एस्ट्रोजन का फंक्शन आपने देख लिया और आपने किसका फंक्शन देख लिया? प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, अब अपन फंक्शन डिस्कस करते हैं एफएसएच और एलएच के। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब अपन फंक्शन देखते हैं एफएसएच। एफएसएच क्या था बच्चों बताओ ना प्लीज? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब एफएसएच कौन बनाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। वेरी गुड। अब एफएसएच क्या करता है? देखो एफएसएच को कहते हैं बेटा गैमीट काइनेटिक फैक्टर। गैमीट काइनेटिक फैक्टर। ठीक है, गैमीट काइनेटिक फैक्टर का मतलब है बच्चों कि ये गैमीट, गैमीट यानी फॉलिकल के अंदर जो है ओवम बनेगा उसे क्या बोलेंगे? फीमेल गैमीट। तो एफएसएच किसकी डेवलपमेंट का? नाम से क्लियर है, देखो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। दैट मीन्स ये फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट करता है, मतलब ये गैमीट के डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट करता है, यानी ये गैमीट की ग्रोथ में, गैमीट को बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसे गैमीट काइनेटिक फैक्टर बोलते हैं। करेक्ट। दूसरी बात बच्चों, एफएसएच का एक और फंक्शन हो गया बच्चों की एफएसएच किसके सिंथेसिस को बढ़ाता है? एस्ट्रोजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। इज दैट क्लियर? ये तो मैंने शुरू में बता दिया था आपको, कोई डाउट किसी तरह का? और लेटर ऑन जब एस्ट्रोजन बन जाएगा तो फिर फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ ना बताते हुए सिर्फ इतना बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी तरह बच्चों देखो की बात करते हैं एलएच की। ठीक है, कि एलएच क्या करेगा? एलएच की अगर हम बात करें बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो एलएच का कई सारे फंक्शन है बच्चों, उनमें से एक फंक्शन है, पहले ये देखो कि एलएच को बोलते हैं गैमीट रिलीजिंग फैक्टर। गैमीट रिलीजिंग फैक्टर यानी ये गैमीट को रिलीज करवाता है। कैसे बच्चों? कि ये ओव्यूलेशन करवाता है ना, तो ओव्यूलेशन करवाता है यानी गैमीट रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं गैमीट रिलीजिंग फैक्टर। इज दैट क्लियर? समझ आ रहे हैं ना आपको अच्छे से? इसी तरह बच्चों कि अगर हम एलएच के और फंक्शन देखें तो एलएच क्या करता है बच्चों? ओव्यूलेशन करवाता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है? रप्चर करता है। ठीक है, ओव्यूलेशन होने के बाद में ये क्या करता है बेटा? ल्यूटीन सेल्स बनाता है। ल्यूटीन सेल्स बनाता है फॉलिकल के अंदर, और ल्यूटीन सेल्स फॉलिकल में बनती है तो अब एक नया फॉलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में रोल किसका हो गया? एलएच का। ओव्यूलेशन कौन कराता है? एलएच। समझ आ गया बच्चों? और कॉर्पस ल्यूटियम अगर बनेगा तो फिर किसका सिंथेसिस होगा बच्चों? प्रोजेस्टेरोन का। तो अल्टीमेटली यू कैन से एलएच हेल्प इन प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक बेसिक फंक्शन मैंने आपको बताए एलएच और किसके बारे में? एफएसएच के बारे में। इज दैट क्लियर? तो इस तरह मैंने फीमेल का हार्मोनल रेगुलेशन आपको स्टडी कराया। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसमें टॉप लेवल पर जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले तो आप ये देखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्राइमेट्स का, यानी ये किस में होता है बेटा? प्राइमेट्स में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ह्यूमन है, ठीक है, एपीज हो गए बेटा, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो गए। मंकी दो तरह के क्लासिफाइड होते हैं बेटा, ठीक है, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। रिसस मंकी, ठीक है, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया बेटा प्राइमेट्स का। दूसरी बात कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आइडियली माना जाता है बेटा 28 डेज का। ठीक है ना, कितने डेज का? 28 डेज का। अच्छा, ये क्या कहते हैं बेटा? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन में भी यही बोला जाता है कि पेरियोडिक, पेरियोडिक, पेरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है 28 डेज, है ना। तो पेरियोडिक रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब बार बार होने वाले चेंजेस इन यूट्रस एंड ओवरी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेटा? पेरियोडिक रिकरेंट चेंजेस होते हैं यूट्रस और ओवरी में। ठीक है ना, तो इसी पेरियोडिक चेंजेस को ही अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं।
इज दैट क्लियर? तो ये 28 डेज के बाद रिपीट हो जाता है, यानी रिकरेंट, यानी बार बार ये चीजें प्रोसेस चलती रहती है टिल मेनोपॉज, है ना? समझ आ गया एकदम अच्छे से? अब और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेटा वो रेगुलेटेड बाय 4 हार्मोन। 4 हार्मोन से ये रेगुलेट होता है। ये सिंपल क्वेश्चन एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो कौन कौन से 4 हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं? उनमें एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन आ जाते हैं, एलएच और एफएसएच, गोनेडोट्रोपिन हो गए। और इस तरह बेटा ओवरी के भी 2 हार्मोन इसमें रोल करते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बेटा, ये किसने बनाए हैं बच्चों, बताओ ना प्लीज? ये ओवरी ने बनाए हैं और ये किसने बनाए हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं? 4 हार्मोन। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, तो बेसिक समझ आ रहा है ना आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल? अब आपको इतनी सारी बातों से इतना तो क्लियर हो गया है बच्चों कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके इवेंट 2 जगह चलेंगे। कहाँ कहाँ चलेंगे बच्चों? एक तो ये ओवरी में चलेगा, तो इसे बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। यानी ओवेरियन साइकिल कहाँ होता है बच्चों? ओवरी में होता है। ठीक है, और इसी तरह बच्चों की इसके कुछ इवेंट कहाँ चलेंगे? यूट्रस के अंदर। कहाँ चलेंगे? यूट्रस में। तो इसे बोलेंगे हम यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल कहाँ होगा बच्चों? यूट्रस में। इज दैट क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंप्लीट स्टडी 2 जगह होती है, यूट्रस में और एक ओवरी में। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब अपन स्टेज वाइज और हार्मोन वाइज ये पूरा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी 4 फेजेज, अपन 4 फेजेज में हम इसको स्टडी करेंगे। एक फेज होती है बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है बच्चों? इसके अलावा जो इसमें फेज होती है, एक होती है फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेशन फेज या फॉलिकल फेज भी बोलते हैं हम इसे। तो फॉलिक्यूलर फेज या फिर आप ये बोलो फॉलिकल प्रोलिफरेशन फेज, प्रोलिफरेशन फेज। ठीक है बच्चों? ठीक है, और इसी तरह बच्चों एक इसमें फेज आती है ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, और एक आता है बच्चों इसमें पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, या इसे ल्यूटियल फेज बोला जाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कितने फेजेस बताई मैंने बच्चों आपको? 4 फेजेस बताई। ठीक है, एक काम करें, हमें बेटर समझ आए इसलिए हम साथ साथ यूट्रस को भी कंसीडर करेंगे, है ना? तो यूट्रस के अंदर बच्चों इसकी 3 फेजेस स्टडी की जाती हैं। एक सेम है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड फेज यहाँ पर आती है बच्चों वो आती है एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन फेज। ठीक है, और इसके बाद इसमें लास्ट फेज आती है बेटा जिसको बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चों? अब हमें क्या जानना है बच्चों? हमें हमारे लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि किस स्टेज में कौन कौन से हार्मोन का इफेक्ट होता है और उनकी वजह से क्या क्या चेंजेज आते हैं, वो अपने को इसके अंदर पूरा स्टडी करना है। तो लेट अस वी स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की। ये वो फेज है बच्चों जिसमें चारों हार्मोन का लेवल डाउन है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, एलएच का भी लेवल डाउन है, एफएसएच का भी, एस्ट्रोजन का भी और प्रोजेस्टेरोन का भी। ओके, सभी हार्मोन का लेवल डिक्रीज दिखाना है आपको इसमें। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? दूसरी बात कि ये जो फेज है ये फेज क्यों आती है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डैमेज हो जाता है। मैंने ओवरी की स्ट्रक्चर में बताया था आपको, और कॉर्पस ल्यूटियम डैमेज हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाता है। यानी देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया? घट गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसमें ब्लड सप्लाई इनहिबिट हो जाएगी।
तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो डैमेज हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बच्चों कि जो एंडोमेट्रियम है, जो डेड एंडोमेट्रियम है, ठीक है, वो डेड एंडोमेट्रियम प्लस डेड ओवम अनफर्टिलाइज, जो कि फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, क्लियर है, सेकेंडरी ओसाइट जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो डेड ओसाइट, डेड एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, ओसाइट और एंडोमेट्रियम, और डेड स्पर्म भी इसमें आप कंसिडर कर सकते हो, और वेस्ट मटेरियल जो भी है, ये सब क्या होते हैं बेटा, ब्लीडिंग के साथ आउट होता है, ब्लीडिंग के साथ ये बाहर आते हैं, ठीक है। इसी फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और मेंस्ट्रुअल फेज का सबसे बड़ा कारण था प्रोजेस्टेरोन के लेवल का डिक्रीज होना, क्योंकि उसकी वजह से एंडोमेट्रियम डेड हो गई थी और ब्लीडिंग हुई थी, और इस ब्लीडिंग के साथ डेड ओवम, डेड स्पर्म और वेस्टेज जो है वो डिस्चार्ज हुए थे। क्लियर हुआ, समझ आए बच्चों? अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं कि ये दोनों फेज सेम चलेगी ना, ओवरी की मेंस्ट्रुअल फेज और यूट्रस की मेंस्ट्रुअल फेज सेम है, तो मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इन दोनों का मैं थ्योरी यहीं पर मेंशन कर रहा हूँ। अब क्या होता है बच्चों कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इसमें जो ब्लड है, वो ब्लड क्या होता है बच्चों, क्लॉट फॉर्म में रहता है यूट्रस के अंदर, ब्लड का जो है वो क्लॉट बन जाता है किसमें, यूट्रस में, ठीक है ना, क्लॉट बन जाता है किसमें, यूट्रस में। लेकिन यूट्रस क्या करता है बेटा, फाइब्रिनोलाइसिन हार्मोन बनाता है, एंजाइम बनाता है फाइब्रिनोलाइसिन। किसने बनाया फाइब्रिनोलाइसिन, यूट्रस ने। इसकी वजह से फिर ब्लड जो है वो वापस क्लॉट डिसॉल्व होता है, इसका क्लॉट क्या हो जाता है, डिसॉल्व, और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और इसी वजह से ये ब्लीडिंग होती है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? एक साइकिल यानी एक राउंड में बेटा 30 टू 50 ml ब्लीडिंग होती है। इज दैट क्लियर? ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो ये मेंस्ट्रुअल फेज है बेटा, इसमें ये जो फेज है वो 1 to 3 डे या 1 to 5 डे तक चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डे पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। तो या तो ये 1 से 3 दिन तक चलती है, या ये 1 से 5 दिन तक चलती है, यानी ऑन एंड एवरेज इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग डे से 3 डे तक या स्टार्टिंग डे से 5 डे तक का ब्लीडिंग का टाइमिंग होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर मैं आपसे एक बेसिक बात भी कर लेता हूँ। कुछ वर्कर फीमेल्स होती है, या स्पोर्ट्समैन फीमेल्स होती हैं, या किसी अन्य कारण से फीमेल्स को क्या करना होता है, अपना मेंस्ट्रुअल पीरियड रोकना होता है या डिले करना होता है, ब्लीडिंग पीरियड डिले करना होता है, तो वो क्या करती है, इसके लिए प्रोजेस्टेरोन ड्रग्स लेती है। जो मेडिसिन लेती है प्यूबर्टी को डिले करने वाली, उनमें प्रोजेस्टेरोन होता है। मैंने आपको बताया था ना, इस फेज का आने का बड़ा कारण क्या था, प्रोजेस्टेरोन इस फेज के आने का बड़ा कारण था। समझ आया? तो वो जो अगर ब्लीडिंग रोकनी है या मेंस्ट्रुअल पीरियड को डिले करना है, तो जो ड्रग लेंगे उनमें भी क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज ना हो और एंडोमेट्रियम डेड ना हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है ना। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन ड्रग ली जा सकती है, यानी प्रोजेस्टेरोन ड्रग आप लोगे, मेडिसिन अगर लोगे, तो इससे आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो डिले किया जा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले किया जा सकता है, ठीक है। समझ आया एकदम अच्छे से, डिले किया जा सकता है। तो बताओ, मेंस्ट्रुअल फेज क्लियर होगी, और हार्मोन चारों कम दिखाने हैं, डे पीरियड भी समझ आ गया, और क्या क्या ब्लीडिंग में रिलीज होता है ये भी समझ आ गया। अब आता है फॉलिकुलर फेज। अब ये क्या फेज है, इसको समझते हैं हम। इस फेज में क्या होता है बच्चों, इस फेज में क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच बनाती है, यानी इस फेज में किसका लेवल बढ़ा हुआ है, एफएसएच का। साथ ही साथ इस फेज में एफएसएच बनेगा, तो एफएसएच किसको इंड्यूस करेगा, फॉलिकल को, और फॉलिकल की जो सेल्स है वो किसको बढ़ाएगी, एस्ट्रोजन को। यानी इस फेज में लेवल किसका बढ़ा, एफएसएच का बढ़ा और एस्ट्रोजन का बढ़ा। बात समझ आ रहा है? अब लेकिन बेटा, अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन एलएच के सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। तो जब ये मिड फेज होती है, ये इसकी जो मिड फेज होती है, उसमें एलएच का लेवल भी बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा।
और अब ये एनसीईआरटी में लाइन भी है कि फॉलिक्यूलर की मिड फेज में एलएच और एफएसएच दोनों पीक लेवल पर होते हैं, दोनों पीक लेवल पर होते हैं, यानी देखो दोनों ज्यादा है। इज दैट क्लियर? दोबारा समझिए, एफएसएच आया, उसने फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट किया, तो फिर एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि एस्ट्रोजन कौन बनाता है? फॉलिकल। और अब आपने पता है कि जब एक बार एस्ट्रोजन बन जाता है तो एलएच का सिंथेसिस भी बढ़ता है। इज दैट क्लियर? तो पीक लेवल पर हो जाते हैं एलएचबी और एफएसएचबी। बात समझ आया? यानी बच्चों इस फेज में अब मैं मोटे मोटे तौर पर बताता हूं कि इस फेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एफएसएच और एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है बच्चों? अब देखो और फॉलिकल की सेल्स ही एस्ट्रोजन बनाती है। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होता जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा उसकी वजह से एफएसएच घटेगा और एलएच बढ़ेगा, यानी इस फेज के एंड तक एफएसएच कम हो जाएगा और एलएच बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको मैंने शुरू में बता दिया है आपको। इज दैट क्लियर? तो इसमें मेन बात फॉलिकल डेवलपमेंट है। क्लियर? अब दूसरी बात, यूट्रस में इस समय क्या चल रहा है वो देखते हैं। अब देखो ओवरी ने क्या बनाया है? एस्ट्रोजन बनाया है। ये एस्ट्रोजन, अब यूट्रस में एफएसएच और एलएच का रोल नहीं है, यूट्रस में रोल किसका है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का है। तो अब जो ओवरी ने एस्ट्रोजन बनाया है वो एस्ट्रोजन अब कहाँ चला जाएगा? यूट्रस में चला जाएगा। यानी एस्ट्रोजन अब यूट्रस में चला गया, और एस्ट्रोजन यूट्रस में जाकर क्या करेगा बेटा? जो डेड हो गई थी ना एंडोमेट्रियम, यहां पर बताया ना मैंने, अब ये जाकर यूट्रस में एंडोमेट्रियम में डिवीजन करवाएगा, माइटोटिक डिवीजन कराएगा, ठीक है। और यानी अब यहां पर एंडोमेट्रियम का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो स्टेज का नाम ही क्या था? एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। तो एंडोमेट्रियम का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, यानी वो उसकी थिकनिंग होगी, जो मैंने एस्ट्रोजन के फंक्शन में भी बताई है। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, जो ये फॉलिकुलर फेज है इसका टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकता है बच्चों। कैसे? कि ये 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन तक क्या था? मेंस्ट्रुअल फेज थी। तो ये जो फॉलिकुलर फेज है इसका टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन जरूर याद रखना आपको, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो रहेगा बेटा 3 to या 5 to, आइडियली तो ऐसा मानते हैं कि 13 डेज तक, क्योंकि 14 डेज में ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फेज डिले हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, और एक्सटेंड होकर इसका टाइम ड्यूरेशन 16 से 18 दिन का भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज एक्सटेंड हो सकती है? फॉलिकुलर फेज या एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन फेज, जो 16 से 18 दिन तक एक्सटेंड हो सकती है। तो बच्चों हार्मोन का लेवल भी समझ आ गया ना, कौन सा क्या रहेगा, और फंक्शन भी समझ आ गया इस समय क्या हो रहा होगा। ओके, अब देखो बच्चों, अब आता है ओव्यूलेशन फेज। अब इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है क्या था। अभी आप फॉलिकुलर फेज देखिए, फॉलिकुलर फेज में मैंने बोला था कि इसके मिड फेज में एलएच का सिंथेसिस बढ़ने लग जाता है, और एलएच सिंथेसिस कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन ही करवा रहा है। तो क्या होता है बच्चों कि 9वें से 11वें दिन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन है, उसमें एलएच बन रहा है, ओके। लेकिन जो 14वां दिन होता है उसमें एलएच का लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा एलएच हो जाता है, इसे एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और एलएच सिंथेसिस करवा कौन रहा है? मैं फिर से हाईलाइट करवा रहा हूं बार बार, किसकी वजह से हो रहा है? एस्ट्रोजन की वजह से ही हो रहा है। एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक डाल रहा है, जिससे क्या बन रहा है? एलएच बन रहा है ना। और एलएच बनने की वजह से एलएच क्या करता है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है। ग्राफियन फॉलिकल को मैं जीएफ लिख रहा हूँ, जीएफ को क्या कर देगा बेटा? ये रैप्चर कर देगा, यानी ब्रेक कर देगा, ठीक है। रैप्चर यानी ब्रेक हो जाएगा, और जीएफ रैप्चर हो गया तो ओ सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? रिलीज हो जाएगा। इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? और इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आया एकदम अच्छे से? अब देखो बेटा कि ओव्यूलेशन पीरियड कैसे निकाला जाता है, इसका भी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। ओव्यूलेशन पीरियड कैसे निकाला जाता है वो देखो, कि आपका जो भी ओव्यूलेशन डे है, ओव्यूलेशन डे है, वो ओव्यूलेशन डे
को -14 करना है आपको। अब ये -14 क्यों करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। देखो पोस्ट ओव्यूलेशन में बताता हूँ। आइडियली 14वां दिन है ओव्यूलेशन का, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ओव्यूलेशन डिपेंड करेगा किस पर, फॉलिकुलर पर, क्योंकि फॉलिकुलर मैंने कहा था एक्सटेंड हो सकती है 16 से 18 दिन, है ना। इसलिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट ओव्यूलेशन जो है उसके बाद आपको ये ओव्यूलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। अब पोस्ट ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है कि पोस्ट ओव्यूलेशन का मतलब है ओव्यूलेशन के बाद क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, वो सारे हम पोस्ट ओव्यूलेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो आप ये देखिए कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल -14, तो ये आपका ओव्यूलेशन डे आएगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो कि पोस्ट ओव्यूलेशन का मतलब है कि ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ। तो ओव्यूलेशन के बाद क्या हो जाएगा कि ओवरी में हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगी कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी की स्ट्रक्चर में बताया था ना मैंने, कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसको बनाने में किसका रोल रहा है, एलएच का रोल रहा है, क्योंकि एलएच के कारण ही तो कॉर्पस ल्यूटियम बना है। तो कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन बना देगा यहाँ। अब प्रोजेस्टेरोन अगर यहाँ पर सिंथेसिस हो गया तो प्रोजेस्टेरोन क्या क्या करेगा, वो प्लीज आप सारी बातें समझिएगा कि प्रोजेस्टेरोन जो है एक तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा, समझ आ रहा है। दूसरी बात, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन मैंने बताया था ना आपको कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम का मैचुरेशन होगा। ये देखो अब यूट्रस में देखो, यूट्रस में अब क्या हो गया, कौन आएगा, वो ओवरी में प्रोजेस्टेरोन बन गया ना, तो वो प्रोजेस्टेरोन कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। ये प्रोजेस्टेरोन आकर यहाँ पर एंडोमेट्रियम की सेल के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा, ब्लड वेसल्स डेवलप होगी, एंडोमेट्रियम में न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा, है ना। तो एंडोमेट्रियम मैच्योर हो जाएगी, समझ आ गया। दूसरी बात कि यहाँ यूट्रस में आकर प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट कर देगा। ये मैंने फंक्शन में बता तो दिया आज। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगा, तो ये इम्प्लांटेशन के लिए आइडियल कंडीशन बना देगा। इम्प्लांटेशन के लिए क्या बना देगा, आइडियल कंडीशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और तो ये यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है एकदम अच्छे से, क्योंकि एंडोमेट्रियम मैच्योर हो गई है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक गया है, समझ आया एकदम अच्छे से ये बात। अब देखो क्या होगा बेटा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो किसका लेवल मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का। तो फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट नहीं होगा। बच्चों समझ आ रहा है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिंथेसिस भी इंड्यूस करता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब दोनों रहेंगे तो फिर ब्लीडिंग का दोबारा चांस ही नहीं है, समझ आया। फिर तो आइडियल कंडीशन किसके लिए तैयार हो जाती है, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है, समझ आया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा, तो फिर ये साइकिल जो है टिल बर्थ, जो है बर्थ तक ये साइकिल स्टॉप रहेगा। और बर्थ के बाद भी मैंने कहा था लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना, तो तब तक ये साइकिल क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा बच्चों, देखो कि 24 आवर के बाद ओवम तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा, कि ओवम में न्यूट्रिएंट इतना ही होता है कि वो 24 आवर तक ही सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा बेटा कि 9 डेज तक तो वेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। 9 डेज के बाद विद इन 5 डेज, आफ्टर 9 डेज एंड विद इन 5 डेज कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, यानी ये डैमेज हो जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो फिर बच्चों आपको मैंने बताया कि किसका लेवल घट जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का। अब आप देख लो वही बात है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट क्यों हुआ, क्योंकि एलएच कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो गया।
और एफएसएच एस्ट्रोजन ऑलरेडी डिक्रीज थे, और जब सारे हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं तो वापस कौन सी फेज आ जाती है, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाती है। अब आप कैलकुलेशन देखिए कि पोस्ट ओव्यूलेशन के 14 दिन फिक्स है। 14 दिन क्या है, फिक्स है। देखो 9 दिन तक वेट करेगा, 5 दिन टूटने में लगाएगा, यानी ये पोस्ट ओव्यूलेशन के 14 दिन फिक्स हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का हो रहा है, सपोज करो 28 दिन का हो रहा है, आइडियल है। तो 28 माइनस 14 यानी 14वां दिन ओव्यूलेशन का रहेगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो फॉलिकुलर फेज एक्सटेंड हो रही है, मान लेते हैं फॉलिकुलर फेज 18 दिन की है, मान लेते हैं कि फॉलिकुलर फेज कितने दिन की है, 18 दिन की, ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद का पीरियड कितना है, 14। समझ आ रहा है आपको, पूरी बात समझ आ रही है बेटा ना, सॉरी, अगर ये 18 दिन की है तो फिर वो टोटल मेंस्ट्रुअल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड ड्यूरेशन बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा देखो, 13 दिन इसका फॉलिकुलर फेज का होना चाहिए, 18 5 दिन बढ़े ना तो 33 डेज हो जाएगा, और माइनस 14 है ना, तो ये ओव्यूलेशन का पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, 19वां दिन हो जाएगा। समझ आया ना। तो कहने का मतलब है बेटा कि पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन फिक्स है, लेकिन इससे पहले के दिन जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो ये बताओ बेटा, अब इस पोस्ट ओव्यूलेशन फेज में कौन कौन से हार्मोन का लेवल रहा है बताओ। इसमें एक तो एलएच का लेवल रहा है, और एक किसका लेवल बढ़ा है इसमें बताओ, प्रोजेस्टेरोन का। समझ आया एकदम अच्छे से। तो ये हार्मोन के लेवल वाइज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें दो टर्म भी आपको देखने को मिल सकती है बच्चों। एक टर्म आती है मेनार्की, ठीक है, और एक टर्म आती है मेनोपॉज, ठीक है। मेनार्की का मतलब है बेटा कि जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, वो उसे क्या कहते हैं अपन, मेनार्की कहते हैं। तो ये प्यूबर्टी की एज जो फीमेल में है वो माना जाता है 11 से 14 ईयर में प्यूबर्टी आ जाती है। तो ये जो मेनार्की है, यानी मेनार्की का मतलब पहली बार स्टार्ट होना। मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 ईयर की एज में, ठीक है ना, मेनोपॉज आ जाता है। यानी इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट स्टॉप हो गया है, परमानेंटली क्या हो गया है, स्टॉप हो गया, वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। और यानी अब जो फीमेल में उसमें चाइल्ड बीयरिंग कैपेसिटी नहीं है। अब मेनोपॉज के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि मेनोपॉज के केस में क्या होता है कि ओवरी के अंदर जितने भी फॉलिकल है वो डिजनरेट हो जाएंगे, ऑल फॉलिकल डिजनरेट हो जाएंगे। दूसरी बात कि ओवरी अब ना ही तो एस्ट्रोजन बनाएगी और ना ही प्रोजेस्टेरोन बनाएगी, यानी इन दोनों का सिंथेसिस रुक जाएगा। लेकिन बच्चों ओवरी ने अपने हार्मोन बनाने बंद कर दिए, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ने तो अपने हार्मोन बनाने बंद नहीं किए ना। तो देखो जरा इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एलएच और एफएसएच का सिंथेसिस जो है वो फीमेल के अंदर कंटिन्यू रहेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी इन्हें कंटिन्यू सिंथेसिस करेगी। अब आपने आज शुरू में पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 हार्मोन की वजह से होता है, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो मेनोपॉज में 2 नहीं बन रहे हैं और 2 बन रहे हैं। अब ये दोनों बन रहे हैं और ये ओवरी में आ भी रहे हैं, तो ओवरी इनको कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब ओवरी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, नो रेस्पॉन्स। अब ओवरी इन हार्मोन के लिए अपना कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। बताओ समझ आया एकदम अच्छे से। तो ये आप दोनों टर्म ध्यान रखोगे। इसके अलावा बच्चों क्या होता है कि कुछ टर्म आ जाती है इसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बच्चों, फीमेल में कई बार डिसऑर्डर भी आ जाता है। हाँ, एक मेनोपॉज के केस में भी बताता हूँ। जैसे ही मेनोपॉज होता है तो हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, आप देख रहे हो ना, तो 2 हार्मोन बन नहीं रहे हैं और ये बन रहे हैं, ओवरी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो इस केस में फीमेल में थोड़े क्या होते हैं, कुछ चेंजेस भी आते हैं फिजियोलॉजिकल। तो मेनोपॉज के केस में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं फीमेल के अंदर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइक टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर राइज हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। समझ आ रहा है। तो ये कुछ चेंजेस फीमेल के अंदर आ जाते हैं जो हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण है, सो नो इश्यू। ओके। अब कुछ इसमें डिसऑर्डर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंसीडर किए जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर भी फीमेल में हो जाते हैं। अब डिसऑर्डर का जो कारण है वो है
जो है डाइट जो है वो पुअर होना, हेल्थ पुअर होना, सुन रहे हो बेटा? ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं होना, समझ आ रहा है? तो इनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं। अब वो डिसऑर्डर क्या है देखो बेटा, उनमें एक तो आ जाता है देखो अ, अ, इसमें क्रिप्टोमेनोरिया, मेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या केस है बेटा? क्रिप्टोमेनोरिया एक ऐसा केस है जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाकी साइन नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, विदाउट ब्लीडिंग ऐसा हो रहा है। इसी तरह देखो डिसमेनोरिया, ये ज्यादातर केस देखा जाता है फीमेल में, ये पुअर हेल्थ में ऐसा केस आ जाता है। डिसमेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, पेनफुल कंडीशन होगी इसमें। इसके अलावा इसमें आता है बेटा पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का मतलब है बेटा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो है 28 डेज का टाइमिंग पीरियड था, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है या वो रिपीट जो है वो जल्दी हो रहा है, रिपीट टाइम जो है उसका वो रिड्यूस हो रहा है, वो जल्दी जल्दी आ रहा है। ओके, समझ आ गया? इसी तरह एक और होता है बेटा मेनोरहेगिया। इस केस में क्या होता है कि एक्सेस ब्लीडिंग होती है बेटा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो है कुछ डिसऑर्डर हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर में कंसीडर होते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या डाइट पुअर, हेल्थ पुअर या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। ठीक है? अब देखो बच्चों, एक छोटी सी बात और अपन कंसीडर करेंगे। वो क्या है बच्चों की एक एस्ट्रस साइकिल का, ठीक है, कई बुक्स में एस्ट्रस या इसको एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो एस्ट्रस साइकिल ज़्यादातर किस में होता है बेटा? एक तो ये देखो कि ये 28 डेज का नहीं होता है। एस्ट्रस साइकिल सीजनल ब्रीडर में होता है, तो ये केवल ब्रीडिंग सीजन में होता है। क्लियर हुआ? दूसरी बात कि एस्ट्रस साइकिल जिन एनिमल्स में होता है उनमें ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, और एस्ट्रस साइकिल जो है वो सीजनल ब्रीडर में ही होता है, ये 28 डेज वाला नहीं है, ध्यान रखना। समझ है? एस्ट्रस साइकिल के जो एग्जाम्पल मैं जैसे देता हूँ आपको, काऊ है, हॉर्स है, कैट है, डॉग है, ठीक है, रेट है, माइस है। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो जिनमें क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल होता है। एस्ट्रस साइकिल जो होता है बेटा उसको बेसिकली इस तरह से आप समझिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसको। एस्ट्रस साइकिल को समझने के लिए देखो ये आपके लिए चार्ट हेल्प करेगा। एस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या होता है बेटा, मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। ये एक स्टेज होती है प्री एस्ट्रस स्टेज, ठीक है। फिर आती है बेटा एस्ट्रस स्टेज, ठीक है। और समझ आ रहे हो ना बेटा, प्री एस्ट्रस, एस्ट्रस स्टेज। ये आती है बेटा पोस्ट एस्ट्रस स्टेज, और ये आती है बेटा डाई एस्ट्रस, या इसे बोलते हैं एन एस्ट्रस स्टेज। ये कोई एस्ट्रस साइकिल का पार्ट नहीं है। अब देखिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। प्री एस्ट्रस स्टेज वो है जिसमें फॉलिकल फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो है फॉलिकल डेवलप हो रहा है, इस तरह की केस है। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो एस्ट्रस फेज है। इस फेज में क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, और ये जो स्टेज है ये हीट पीरियड के नाम से जानी जाती है। यानी यही वो पीरियड है जिसमें फीमेल जो है वो रेडी फॉर सेक्सुअल प्रोसेस, ठीक है ना, रेडी फॉर कॉपुलेशन प्रोसेस या सेक्सुअल प्रोसेस। समझ आया एकदम अच्छे से? ठीक है, और हीट पीरियड के नाम से जानी जाती है। अब इस फेज में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। तो अब पोस्ट एस्ट्रस फेज आएगी, इसमें क्या होगा बेटा, वही बात है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा होगा। किसका लेवल ज़्यादा होगा, प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। और ये वो स्टेज है जिसमें फर्टिलाइजेशन का चांस है। अगर राइट टाइम पर कॉपुलेशन हो गया तो इसी फेज में फर्टिलाइजेशन का चांस है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर बेटा ये अगले बर्थ होने तक ये साइकिल रुक जाएगा। दूसरी बात कि अब ये फेज कौन सी आ रही है, डाई एस्ट्रस या इनेस्ट्रस। अब समझिएगा बात को, इस फेज को ध्यान से समझिएगा कि ये ब्रीडिंग सीजन में अब जो होता है एस्ट्रस साइकिल, या सीजनल ब्रीडर में होता है। तो एक बार ये जो साइकिल हो गया तो इस साइकिल की स्टेज कितनी है, 3। अब देखो अगला ये साइकिल जब होगा
तो उसके बीच का जो ये टाइम ड्यूरेशन है, ये क्या है? टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल है बिटवीन टू एस्ट्रस साइकिल, बिटवीन टू एस्ट्रस साइकिल। दो एस्ट्रस साइकिल के बीच का जो टाइम है, इसलिए इसको बोलते हैं डाई एस्ट्रस या एन एस्ट्रस। सपोज करो कि कोई भी एनिमल है, उसका ब्रीडिंग सीजन विंटर है, तो विंटर में उसका एस्ट्रस साइकिल आया, है ना, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मान लेते हैं, तो अगले विंटर तक जो बीच का ये टाइम है, ये बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको अपन डाई एस्ट्रस बोलते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन है। इज दैट समझ आया? क्लियर हुआ आपको? अब देखो बेटा, जो सीजनल ब्रीडर है जैसे काऊ हॉर्स है, उनमें एक ब्रीडिंग सीजन में एक बार ही एस्ट्रस साइकिल होगा, यानी सिंगल टाइम एस्ट्रस साइकिल होगा, सिंगल टाइम एस्ट्रस। अब काऊ डॉग है, ये क्या करते हैं बेटा, इनमें दो बार अपने ब्रीडिंग सीजन में दो बार एस्ट्रस साइकिल हो जाता है। तो अगर एक बार फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए तो अगली बार भी चांस है। रेट और माइस जो है, इनमें क्या होता है, ये रिपीट करता रहता है बेटा, रिपीट आफ्टर, ठीक है, 4 to 5 days। उनके ब्रीडिंग सीजन में ये 4-5 दिन बाद बार बार होता रहता है। समझ आ रहा है एकदम अच्छे से? तो ये एक बेसिक मैंने एस्ट्रस साइकिल के बारे में भी बताया। तो आज काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया बेटा, अगले लेक्चर में हम ऊजेनेसिस स्टडी करेंगे। थैंक यू।